प्रश्न है, बाल विकास के प्रतिगामी प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की आंतरिक से बाहरी दिशा को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से शुरू होकर परिधि या अंगों की ओर बढ़ता है। ये जो है विकास की जो आंतरिक से बाहरी दिशा की ओर सही ढंग से इंगित करता है। उसका सही परिभाषा ये है कि विकास जो है शरीर के केंद्रीय अक्ष से शुरू होता है और परिधि या अंगों की ओर बढ़ता है। मतलब ये जो है विकास के समीप दूरभिमुख सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है केंद्रीय अक्ष से शुरू होता है और बाहर की ओर मतलब जो परिधि या अंगों की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, शैशवावस्था में वस्तु स्थायित्व के विकास का अर्थ क्या है, जिसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में रेखांकित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु यह समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती है जब वे दिखाई नहीं देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा सीखने का संवेदनशील काल या सेंसिटिव पीरियड क्यों माना जाता है? इसमें बताना है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसको भाषा सीखने का संवेदनशील काल क्यों माना जाता है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस अवस्था में क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी उच्च होती है। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये उच्च होती है, जिससे पर्यावरण से भाषाई इनपुट का अधिकतम अवशोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में उद्योग बनामहीनता के संकट को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रतिपादित किया था? जो उद्योग बनामहीनता इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें उद्योग मतलब जो है श्रम या परिश्रम के माध्यम से अपनी जो भी कार्य है उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यदि उस कार्य में असफल हो जाए या फेल हो जाए तो उसमें हीन भावना जागृत हो जाता है, यह हीन भावना क्रिएट हो जाता है। ये जो उत्तर बाल्यावस्था में उद्योग बनामहीनता की जो संकट रहता है, तो इस अवस्था को जो है जो मनोवैज्ञानिक है, कौन से जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिक एरिक्सन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिक एरिक्सन। प्रश्न है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहने वाले मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों में इस व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? इसमें बताने की जो तनाव और तूफान की जो अवस्था है ये कहने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है? स्टैनली हॉल। तो जो स्टैनली हॉल है इसके अनुसार जो किशोरों में इस व्यवहार का मुख्य कारण क्या है उसको बताना है कि जो तनाव और तूफान की जो व्यवहार है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र शारीरिक, हार्मोनल और संवेगात्मक परिवर्तन जिसके साथ वे सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो यही जो क्या है मुख्य कारण है कि इसके जो है तनाव और तूफान की अवस्था का, जिसमें क्या होता है शारीरिक जो हार्मोनल, तीव्र शारीरिक हो गया, हार्मोनल हो गया और जो संवेगात्मक परिवर्तन है जिसके साथ क्या है ठीक से यह समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, आप कक्षा 3 के शिक्षक हैं। छात्र राहुल पहले पढ़ाई में अच्छा था लेकिन अब समूह गतिविधियों से बचता है और उसका आत्मविश्वास कम दिखता है। शिक्षक के रूप में सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा? इसमें एक डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है, जिसमें आप कक्षा जो है तीसरी या क्लास 3 के शिक्षक है। जो छात्र राहुल अपनी पढ़ाई में अच्छा था लेकिन आप समूह गतिविधियों से क्या है, समूह जो ग्रुप एक्टिविटी है उससे बचता है और उसका जो है आत्मविश्वास कम दिखता है। इसमें जो है आपको बताना है कि शिक्षक के रूप में सबसे उपयुक्त जो निर्णय है या डिसीजन क्या होनी चाहिए। इसमें जो है सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या है राहुल से सहानुभूतिपूर्वक बात करना और जो है बात कर उसके जो कारण जानेंगे और उसे छोटे समूह कार्यों में शामिल कर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे।
तो सबसे पहले उसके जो सहानुभूतिपूर्वक जो है उनसे बात करेंगे और जो है बात कर उनसे जानेंगे कि क्या कारण है, और उसके जो है छोटे छोटे जो समूह है या समूह कार्यों में शामिल कर उसके जो आत्मविश्वास जो कम हो गया था उसको बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले विकास के सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा डिम्ब अवस्था, उसके बाद भ्रूण अवस्था और फिर भ्रूणी शिशु अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है, किशोरावस्था के दौरान किशोरों में अमूर्त और वैज्ञानिक तार्किकता का विकास होता है, जिसके कारण वे सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, किशोरों में अमूर्त मतलब जो है चिंतन जो अमूर्त है, ये अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तार्किकता विकास होता है, जिसके कारण वे सामाजिक और राजनीतिक जो विचारधारा है उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये जो कथन ये सही है कि जो अवस्था है, ये जो विचार है, ये किशोरावस्था में डेवलप होता है, ये विकसित होता है। कारण दिया गया है, इस अवस्था में मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, जिससे उनकी संवेगात्मक प्रक्रियाओं पर तुरंत और पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये जो कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अवस्था है, ये इस अवस्था में किशोरावस्था में ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ये विकास होना शुरू होता है, ना कि पूरी तरह से विकसित हो जाया रहता है। इसलिए जो कारण गलत हो जाएगा और कथन सही है। इसमें जो है कथन सही लेकिन कारण गलत ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। प्रश्न है, कथन है, प्रारंभिक बाल अवस्था या अर्ली चाइल्डहुड में खिलौने और खेल के माध्यम से होने वाला गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट बच्चे के आगामी संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों की नींव रखता है। तो जो ये प्रारंभिक बाल अवस्था है, ये खिलौने और खेल के माध्यम से होने वाला गामक विकास बच्चे के जो आगामी जो आने वाला है वो संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों की नींव रखता है। ये जो है ये कथन सही हो जाएगा। कारण में दिया गया है, बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी आयाम कौन कौन से आयाम हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो कारण भी सत्य हो जाएगा। और एक कारण जो है यहाँ पे देखो, जैसे संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास आया है, कौशलों की नींव रखता है, मतलब इसको ये जो कथन है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है और ये रीजन जो है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, विकासात्मक अवधारणाएं और उनके मुख्य सरोकार से सही सुमेलित कीजिए। इनमें दिया है प्रकृति बनाम पोषण, इसकी जो मिलान क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव की अंतःक्रिया। जो है ये प्रकृति बनाम पोषण में क्या होता है, जो आनुवांशिकता हो गया और पर्यावरण हो गया, इन दोनों की प्रभाव की अंतःक्रिया होता है। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी में दिया है प्लास्टिकता। तो प्लास्टिकता में क्या होता है, इसमें होता है अनुभव के आधार पर मस्तिष्क में बदलाव की क्षमता। ये एक बी का हो जाएगा 3, बी का 3। इसका सी में दिया है संवेदनशील अवधि। इसमें क्या होता है, यह वह समय है जब विशिष्ट कौशलों को सीखना सबसे आसान हो। ये सी का हो जाएगा 4। इसका डी में दिया है विकासात्मक चरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकास की निरंतरता बनाम असतता का विवाद। ये डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। इसके बाद जो है बी का 3 बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। प्रश्न है, विभिन्न अवस्थाओं के सामाजिक और संवेगात्मक लक्षण के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की बताना है कि उसी की लक्षण क्या है। तो शैशवावस्था की लक्षण क्या होते हैं, मूल जो है प्रवृत्त्यात्मक सामाजिक मुस्कान और अलगाव की चिंता। ये ए का हो जाएगा 2।
ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी में दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था, तो प्रारंभिक बाल अवस्था की जो लक्षण क्या होता है, तो इसमें जो है समांतर खेल और जेंडर भूमिकाओं की शुरुआती समझ होती है जो प्रारंभिक बाल अवस्था है उसमें। ये बी का हो जाएगा 3, बी का 3। उसके बाद सी में दिया है उत्तर बाल अवस्था, तो उत्तर बाल अवस्था की जो लक्षण क्या होता है, तो इसमें जो है जो समवयस्क समूह के प्रति निष्ठा और सामाजिक नियमों का अनुपालन किया जाता है जो उत्तर बाल अवस्था है उसमें, तो इसकी लक्षण हो जाएगा ये, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद डी में दिया है किशोरावस्था। किशोरावस्था की लक्षण क्या होता है, तो पहचान संकट और स्वायत्तता की तीव्र इच्छा होती है किशोरावस्था में, तो ये डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद जो है बी का 3, बी का 3 ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है बाल विकास की प्रकृति और सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथनों की चयन कीजिए। पहला कथन दिया है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें पिछले अनुभवों का प्रभाव बना रहता है। ये जो है ये कथन पहला के सही हो जाएगा कि विकास एक क्या है, संचयी प्रक्रिया है जिसमें जो पिछले अनुभव का जो प्रभाव है ये फैक्ट जो है बना रहता है, जो कथन के सही है। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसका हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसका जो है कथन एल दिया है गामक और संज्ञानात्मक विकास की गति जीवन भर पूरी तरह से स्थिर और समान रहती है, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि जो गामक और संज्ञानात्मक विकास की जो गति जीवन भर यहाँ पे कह दे स्थिर और समान रहती है, स्थिर और समान नहीं रहती है, ये क्या रहती है, बदलती रहती है, ये परिवर्तित होती रहती है। ये जो है बदलती रहती है, यह परिवर्तित होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, ना कि स्थिर और समान रहती है। इसलिए जो कथन एल ये गलत हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं या विभिन्नताएं पाई जाती है जिसके कारण बच्चों के सीखने की दर अलग अलग होती है, तो जो कथन एम सही हो जाएगा कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है जिसके कारण क्या होते हैं बच्चों के जो सीखने की जो दर है सबकी अलग अलग रहती है, जो कथन एम ये सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है प्रारंभिक वर्षों का सामाजिक अनुभव बाद के जीवन के सामाजिक स्वरूप को निर्धारित नहीं करती, तो जो कथन एन गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रारंभिक जो वर्षों का जो सामाजिक अनुभव यही क्या होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है या संवेदनशील होती है जो जीवन के सामाजिक स्वरूप को ये निर्धारित करती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है नहीं करती है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन एन ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो कथन ओ दिया है विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतक्रिया का परिणाम है, जो कथन हो ये सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के एम और ओ, के एम ओ सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल के एम और ओ सही है। प्रश्न है किशोरावस्था की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए या सही कथनों की चयन कीजिए। कथन के दिया है इस अवस्था में अमूर्त चिंतन के साथ साथ काल्पनिक दर्शक की भावना विकसित होती है, तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो किशोरावस्था में क्या होता है अमूर्त चिंतन के साथ साथ जो काल्पनिक दर्शक है कल्पना करने की जो दर्शक है या जो क्रम है वो दिखाई देता है इसमें, जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है किशोरों में स्वयं की पहचान और सामाजिक भूमिका को लेकर द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा कि किशोरों में स्वयं की पहचान हो गया क्योंकि इसको जो है पहचान की संकट की अवस्था बोला जाता है, तो इसमें जो है स्वयं की पहचान और सामाजिक भूमिका को लेकर द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो जो कथन एल ये भी सही है। तो जो ऑप्शन डी में एल नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है इस काल में तृतीयक लैंगिक लक्षणों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है, तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा क्योंकि इसी अवस्था में जो है तृतीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जो है शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है रुक जाते हैं बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन ये एम ये शुरू होता है इस अवस्था में, तो जो है ये किशोरावस्था में ही जो तृतीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से रुक जाता है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में है एम तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एन दिया है समवयस्क समूहों के प्रति वफादारी और उनके मानदंडों को मानना इस अवस्था का मुख्य लक्षण है, तो जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के एल और एन, के एल एन सही हो रहा है, के एल एन किस में दिया ऑप्शन बी में,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल के, एल और एन सही हैं। प्रश्न है, मानव विकास के दौरान सामाजिक दायरे और सामाजिक अंतःक्रिया के विस्तार को सही क्रमिक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज करने व्यवस्थित क्रम में पहले क्रम पे इसमें आ जाएगा ये माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ प्राथमिक अंतःक्रिया। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट या प्रभाव किसका पड़ेगा, जो माता पिता और परिवार का, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये आसपास के लोगों का मतलब पड़ोस के बच्चों के साथ समांतर और शुरुआती सहयोगात्मक। तो जो है बच्चे स्कूल जाने से पहले जो है आसपास के जो बच्चे हैं, ये पड़ोस के बच्चे हैं, उसके साथ खेलते रहते, तो उसका प्रभाव पड़ेगा दूसरे नंबर पे, तो हो जाएगा दूसरा, एस वाला दूसरा। उसके बाद जो है बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, विद्यालय के साथियों और जो है समवयस्क समूह के नियमों के प्रति निष्ठा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा विपरीत जो लिंग के साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध और स्वयं की पहचान की खोज, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे लास्ट में ये आर वाला। पहले नंबर पे हो जाएगा ये क्यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये एस, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यों, तो जिसमें क्यों नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। क्यों के बाद जो है एस, क्यों के बाद एस सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और एस के बाद जो है पी, पी के बाद आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, शारीरिक और गामक नियंत्रण के विकास को उसके सही क्रमिक सिद्धांतों और चरणों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो शारीरिक और जो गामक नियंत्रण के जो विकास है, उसके जो क्रमिक और जो चरण है उसको व्यवस्थित करना है। इसमें जो है विकास की दो अवस्था होती है, जो एक शीर्षगामी और एक होता है समीप दूर अभिमुख। जो शीर्षगामी है इसमें विकास की अवस्था जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, और जो समीप दूरअभिमुख है इसमें जो है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। जो है शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सिर और गर्दन को सीधे संभालने की क्षमता आना। तो जो है सबसे पहले जो है इसमें बच्चे क्या होता है, सिर और गर्दन को सीधे संभालने की क्षमता आता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये जो सिर और जो अपने गर्दन पे नियंत्रण या क्षमता संभालने का जो है क्षमता क्रिएट कर लिया। फिर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण होना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण होना। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, हाथ और पैरों की जो बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण होना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे हो जाएगा ये उंगलियों से छोटी वस्तुओं को पकड़ने की योग्यता आना, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर अंत में क्या हो जाएगा, पूरी शरीर को संतुलित कर स्वतंत्र रूप से चलना, पूरे जो है शरीर है उसको संतुलित कर स्वतंत्र रूप से चलना, तो ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे ये टी। पहले नंबर पे हो जाएगा ये आर, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा पी, तीसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एस, और लास्ट में हो जाएगा टी। शुरू में आर, जिस ऑप्शन में आर नहीं उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं है। आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद टी। जो ये आर के बाद पी, ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आर ये पहले पे हो जाएगा आर, उसके बाद पी क्यू एस टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राथमिक स्तर पर सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि आयोजित करने का सही शैक्षणिक क्रम क्या है। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि है उस पर, इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या या विषय वस्तु का चयन करना। जो इसकी जो तार्किक क्रम है, तार्किक क्रम में सबसे पहले जो आएगा जो समस्या है या प्रॉब्लम है उसको चयन करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या या विषय वस्तु का चयन करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार कर आंकड़ों का संकलन करना। अब जो समस्या का चयन किए हैं, जैसे हो गया जलवायु परिवर्तन, एक क्या हो गया समस्या, और इस समस्या का चयन किए, अब उसका हम क्या बनाएंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा मतलब उसकी जो क्या क्या कारण है, क्या प्रभाव है और उसका क्या दुष्परिणाम है, ये क्या हो जाएगा रूपरेखा या आउटलाइन बना लिए। अब उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, जो आंकड़ों का संकलन मतलब डाटा कलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। डाटा कलेक्ट कर लिए, अब जो प्राप्त डाटा है यहाँ से हमें क्या मिल गया, डाटा
अब इस प्राप्त डाटा को क्या करेंगे, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और वर्गीकरण करना। तो जो हमें डाटा मिला है अब उसका एनालाइज करेंगे और फिर क्लासिफाइड कर देंगे, वर्गीकरण करेंगे। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो प्राप्त डाटा है उसका विश्लेषण कर लिए, एनालाइज कर लिए और क्लासिफाइड कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, निष्कर्ष निकाल कर, अब जो ये डाटा है इसका विश्लेषण किए, इसी के बेस्ड में जो निष्कर्ष निकलेगा कंक्लूजन, उस कंक्लूजन का क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालकर सामूहिक चर्चा या प्रस्तुतिकरण करना। तो सामूहिक चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे या प्रेजेंटेशंस करेंगे, जो हमें प्राप्त जो कंक्लूजन मिलेगा या निष्कर्ष उसका, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भविष्य के लिए सुधारात्मक योजना या सुझाव देना। अब ये हम क्या कर लिए, यहाँ पे कंक्लूजन निकाले और प्रेजेंटेशंस भी कर लिए। अब भविष्य के लिए जो सुधारात्मक, जैसे जलवायु परिवर्तन क्या हो गया, उस घटना पे या उस समस्या पे क्या कर रहे हैं, उस समस्या पर प्रोजेक्ट सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो है सुधारात्मक योजना क्या हो सकता है या सुझाव क्या हो सकता है, अंत में देंगे तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, उसका दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर, चौथे नंबर पे हो जाएगा एस और लास्ट में हो जाएगा टी। शुरू में पी, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। पी के बाद क्यू, बी सी दोनों में है, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, बी सी दोनों में है, आर के बाद एस, आर के बाद एस, पी क्यू, सॉरी इसमें जो है ये पी के बाद क्यू नहीं है बी में, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। और पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बच्चों में समय मापना और ऐतिहासिक कालक्रम की समझ विकसित करने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। यहाँ पे बताने कि बच्चों में हम समय मापन या जो टाइम मेजरमेंट और जो ऐतिहासिक कालक्रम है, जो हिस्टोरिकल जो कालक्रम है या जो ऐतिहासिक घटना है, उसकी समझ विकसित करने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होनी चाहिए। तो पहले क्रम पे क्या होना चाहिए, दिन और रात के चक्र को प्रत्यक्ष अनुभव से समझना। तो जो दिन है और रात, जैसे दिन हो गया डे और नाइट, तो जो डे और नाइट जो होता है, सबसे पहले इसके जो कंसेप्ट है दिन और रात, इसके कंसेप्ट को समझाएंगे। ये हो जाएगा पहले नंबर पे जो है दिन और रात की जो प्रत्यक्ष अनुभव है उससे समझना। इसका जो दूसरे नंबर पे क्या हो गया, घंटे हो गया, मिनट हो गया और सेकंड के बीच संबंधों को घड़ी द्वारा जानना। अब जो है यहाँ पे दिन रात के बारे में जो है अनुभव है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से अनुभव है, उसको समझ लिए या समझा दिए। अब उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, जो है घंटे हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया और सेकेंड, इसको किसके माध्यम से समझाएंगे, घड़ी के द्वारा। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे हो जाएगा घड़ी के द्वारा जानना। अब जो है ये घंटा, मिनट, सेकेंड समझ लिए। अब आगे जो है सप्ताह हो गया, महीने हो गया और वर्ष के द्वारा जो है कैलेंडर को, वर्ष के कैलेंडर को पढ़ना। तो अब कैलेंडर पढ़ाएंगे, जो सप्ताह कैसे हो गया, महीने हो गया और वर्ष हो गया, इसको। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया और भविष्य काल की घटनाओं में अंतर करना। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। जो भूतकाल मतलब बीता हुआ, वर्तमान मतलब जो चल रहा है और भविष्य मतलब जो आने वाला है, उसकी जो घटना है, इवेंट्स है, उसमें अंतर को समझाना या समझना। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और अंत में क्या है, जो है समय रेखा पर ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना। तो जो समय रेखा है, जो टाइम लाइन रहेगा, जो टाइम लाइन रहते हैं उसमें ऐतिहासिक जो ये हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है या घटना है उसको शो करना या उसको व्यवस्थित करना। हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। इसमें जो पहले नंबर पे आ जाएगा पी, दूसरे नंबर पे क्यू, तीसरे नंबर पे आर, चौथे नंबर पे एस और पाँचवें नंबर पे टी। शुरू में पी, ऑप्शन सी में नहीं है, सी हटा दिए। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू जो है ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर डी में भी नहीं है, डी भी हट जाएगा। और आर के ये जो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस और एस के बाद टी, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की मृत्यु के बाद पदार्थों के चक्रण की सही कूटबद्ध कड़ियों का क्रम क्या होगा। तो जो है पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की जो है डेथ हो गया या एक्सपायर हो गया, तो उसके जो पदार्थों के चक्रण का सही क्रम क्या होना चाहिए उसको बताना है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा मृत अवशेषों पर कवक और जीवाणुओं का आक्रमण। जो मृत अवशेष है या जो डेड जो बॉडी है, जैसे पदार्थ ये जो जीव का, तो उसमें जो है कवक हो गया और जीवाणु का आक्रमण। तो ये जो है सबसे पहले क्या होगा, जो मृत अवशेष है उस पर कवक और जीवाणु का आक्रमण होगा। तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है यहाँ पे कवक और जीवाणु क्या करती है, उसमें अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिए, तो इससे क्या होगा, आगे जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अकार्बनिक तत्वों में टूटना। ये फिर आगे क्या होगा, जो है जटिल जो कार्बनिक यौगिक है वो अकार्बनिक तत्वों में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर जो है इन तत्वों का मृदा, जल और वायु में विमुक्त होना।
अब यही जो तत्व है अकार्बनिक तत्व में जो टूटा है, ये जो अकार्बनिक तत्व जो है मृदा हो गया, मिट्टी, जल हो गया और वायुमंडल में क्या होंगे, विमुक्त होने लगेंगे, मतलब फ्री अप होने लगेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब फिर क्या होगा, जो है पौधा मतलब जो हो गया उत्पादकों द्वारा जड़ों के माध्यम से इन खनिजों का पुनः अवशोषण करना। अब ये जो है खनिज में चेंज हो गया, तो जो पेड़ पौधे हो गया ये क्या करेगा, अपने जड़ के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से खनिजों का पुनः अवशोषण करेगा, ऑब्जर्वेशंस करेगा, तो हो जाएगा ऑब्जर्व करेगा, तो हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। शुरू में पी तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दी। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मानव शरीर में किसी रोग के संक्रमण से लेकर टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने का सही वैज्ञानिक क्रम क्या है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा जो है शरीर में कमजोर या मृत रोगजनक या एंटीजन का प्रवेश। तो जो है शरीर में कमजोर या जो मृत जो रोगजनक है वो क्या करेगा, इंटर करेगा, ये प्रवेश भी हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है रक्त की जो है श्वेत जो रक्त कोशिका है, ये जो WBC है, ये WBC में क्या होगा, जो WBC द्वारा एंटीजन की पहचान, जो WBC है ये क्या करेगा, जो रक्त की जो है श्वेत रक्त कणिका है या कोशिका, ये जो है इनके द्वारा एंटीजन की पहचान होगा। जो एंटीजन यहाँ पे इंटर किए या प्रवेश किए, तो इसका पहचान किसके द्वारा होगा, जो WBC है उसके द्वारा, तो पहचान हो गया। अब क्या करेगा, जो है विशिष्ट प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ का तेजी से निर्माण, मतलब यहाँ पे हम वैक्सीनाइजेशन कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहले में जो क्या किया, शरीर में कमजोर या मृत जो रोगजनक है एंटीजन का प्रवेश, मतलब जो इंजेक्शंस लगाए वैक्सीनेशन वैक्सीन का, तो ये जो है WBC है उसके द्वारा जो है एंटीजन की पहचान हुआ, मतलब वैक्सीन का पहचान किया। अब जो है बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाएगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है भविष्य में, जैसे भविष्य के संक्रमण से सुरक्षा के लिए स्मृति कोशिकाओं का बनना। अब जो भविष्य में जैसे इन्फेक्शंस होता है या संक्रमण होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो एंटीबॉडीज यहाँ क्रिएट हुए हैं वो स्मृति कोशिकाओं का बने रहना, मतलब उसको याद दिलाएंगे, हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, आर और एस। शुरू में पी, तो ऑप्शन सी बी में नहीं है पी, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस, ये ऑप्शन ए में है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, आर, एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कारक दिया गया है और सूची 2 में उसका उससे जुड़ा हुआ कारक। सूची 1 में है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, ये सामाजिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, परिवार हो गया, विवाह हो गया और नातेदारी। ये किसका कारक है या ये किसका से जुड़ा हुआ है, परिवार, विवाह और नातेदारी से। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया आर्थिक पर्यावरण, तो आर्थिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, आजीविका के साधन और बाजार से, ये हो जाएगा बी का 4। उसके बाद सी में दिया है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, जैव विविधता हो गया और भू आकृतियाँ, तो जो है जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हो गया और जो भू का जो आकृतियाँ है इससे जुड़ा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण, तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसका डी में दिया है सांस्कृतिक पर्यावरण, तो सांस्कृतिक पर्यावरण ये धार्मिक उत्सव हो गया और परंपरा इससे जुड़ा हुआ है, तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3, ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4, बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और सी का 1 और डी का 2, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथ्स का टॉप MCQ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक पानी की टंकी 1.2 घन मीटर या क्यूबिक मीटर पानी भरा है। यदि इसमें से 450 लीटर पानी खर्च कर लिया जाए तो टंकी में कितने डेसीलीटर या DL पानी शेष बचेगा। इसमें जो है ये 450 लीटर में है और ये वाला जो दिया है 1.2 घन मीटर में है। 1.2 इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब या 1.2 मीटर क्यूब या घन मीटर है। अब ये जो होता है एक जो मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये जो है मीटर क्यूब को हटाएंगे तो ये 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 1000, ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा और यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, ये हो जाएगा 12 और गुणा में 100 तो ये हो जाएगा 1200, ये 1200 लीटर हो गया। ये जो 1.2 घन मीटर क्यूब था या जो है मीटर क्यूब था उसको किस में चेंज कर लिए, लीटर में। अब ये जो है बताया बोला जा रहा है इसमें जो है 450 लीटर खर्च कर लिया जाए। ये जो इसमें 450 घटा देंगे 1200 में, हो जाएगा 1200, इसमें 450 माइनस करेंगे, हो जाएगा जीरो, और कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 और 1 11 हो गया, 11 में जो है 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये कितना हो गया 750, ये 750 लीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो टंकी में कितने डेसीलीटर पानी शेष बचेगा, लेकिन हमारे पास जो है किसमें लीटर में है 750 लीटर। अब इसको जो है डेसीलीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 10 का जो है 1 लीटर बराबर होता है 10 DL या डेसीलीटर। तो इसमें जो है 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 और डबल जीरो और ये हो जाएगा DL, तो हो जाएगा 7500 डेसीलीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा 7500 डेसीलीटर या DL। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 35 तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 बार 9 9 हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जो ये 15, 25 और 35 दिया उसका LCM निकाल लेंगे और इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 15, 25 और 35 को लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15, ये 35 में 5 आ चुका है, बच जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 5 25, 1 5 से 35 में आ चुका है, बच जाएगा 1 5, हो जाएगा 15, ये जो 25 का यहाँ 5 ले लिए और ये 15 का 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 15, 35 गुणा में 15, 15 पंचे 75 क्रॉस और 15 तिये 45, तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12 की 2 हासिल 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 525 आया। इस कैल्शियम कितना आ गया 525। अब यहाँ पे इसको डिवाइडेड कर देंगे 525 और यहाँ पे 3 डिजिट को ले लेंगे, सामने का जो है 3 9 को 3 बार 9 को, तो ये हो जाएगा 999। तो ये जो 2 बार गुणा करेंगे तो ये जो है 999 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक बार में कटाएंगे तो हो जाएगा 525 से कम 525, तो इसमें माइनस कर देंगे 525, ये 9 में 5 जाएगा बच जाएगा 4, और 9 में जो है 2 जाएगा बचेगा 7, और 9 में 5 जाएगा बचेगा 4, कितना आ गया ये 474। अभी फिर ये 9 को नोट कर लेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये कितना हो रहा है ये 4749। अब ये 5 में जो है हम जैसे 5 अट्ठे 40, 8 से जैसे गुणा कर रहे हैं 5 नियम 45, 9 से गुणा करके देखते हैं, जैसे 500 मानेंगे 9 पंचे 45 तो हमारे पे कितना है 47, तो ये 9 से गुणा करके देख रहे हैं कि इसके पास का नंबर आ रहा है कि नहीं। तो हो जाएगा 525 गुणा में 9, 9 पंचे 45 की 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल 2 और 9 पंचे 45 2 कितना हो जाएगा 47, कितना आ गया ये 4725 आया। 4725 कितने बार गुणा किए 9 बार, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे। अब इसमें घटा देंगे, ये 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 7 में 7 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा तो 0, कितना बच रहा है रिमाइंडर 24 आ रहा है, ये 24 बचा है। इसी को क्या करेंगे 4 टाइम्स 9 है उसमें कटा देंगे, जिससे वह संख्या पता चल जाएगा कि जो पूर्णतः जो संख्या ये 15 25 और 35 से जो विभाजित है वो, ये 9999 में 24 को घटा देंगे। 9 में जो है ये 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 9 में 2 जाएगा तो बचेगा 7, और ये हो जाएगा 2 बार 9, कितना आ गया ये 9975। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगा 9975। 9975 किस में दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया 9975 संख्या। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश न्यूमरेटर में 20% की कमी 20% की वृद्धि और उसके हर डिनोमिनेटर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान जो है 16 सही ये 16/21 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न को हम जैसे P/Q के फॉर्म में ले लेंगे, P/Q। वह मूल भिन्न क्या है P/Q के फॉर्म में है,
अब उसमें बोला जा रहा है जो अंश है या न्यूमरेटर है उसमें 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि करेंगे, जैसे 100 है तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो ये 120 हो जाएगा। और अपॉन में और उसके हर में कितना किया जा रहा है, हर में 10% की कमी, तो 100 में 10 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा 90, तो हो जाएगा 90। और इक्वल में क्या मिलता है बोला जा रहा है, भिन्न जो है 16/21 के फॉर्म में और चेंज हो जाता है बोला जा रहा है, तो इक्वल में हो जाएगा ये 16/21। अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा और ये 3 3 9 3 4 12। अब ये 3 1 कम 3 3 7 21 हो जाएगा और 4 1 कम 4 और 4 4 16। पी अपॉन क्यू का जो वैल्यू है कितना है 4/7, मतलब वह मूल भिन्न कितना है 4/7 के फॉर्म में है। 4/7 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया गया है 4/7। क्वेश्चन है व्यंजक 45 माइनस, ये वर्डमॉस के रूल से हल करना है इसको। तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें 3 ब्रैकेट दिया गया है, सबसे बड़ा और मीडियम ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसका हल करेंगे, और उसमें देखो ये माइनस में है और ये डिवाइडेड में है। इस कंडीशंस में डिवाइडेड को पहले हल करते हैं वर्डमॉस के रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले डिवाइडेड, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा डिवाइडेड, ये जो 6 माइनस 9 भागित 3 है, ऐसे 3 1 कम 3 तिया 9, ये क्या बच जाएगा 6 माइनस 3, तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये मतलब छोटा वाला ब्रैकेट को हल किया तो कितना आ गया 3 बच गया। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे जो है ये मिडिल ब्रैकेट में है 60 डिवाइडेड 3, और यहाँ पे कितना बचा था ये 3, ये वाला में 3 बचा था, तो ये हो जाएगा माइनस में है, यहाँ पे -3। अब ये जो है ये फिर से यहाँ पे डिवाइडेड वाला आ गया कंडीशंस, तो फिर जो है पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 3 1 कम और 3 दूनी 6 और 0, तो कितना हो गया ये 20 और -3, 20 में 3 घटाएंगे इतना बच जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट को हल किया कितना बच गया 17। अब यहाँ पे ये माइनस है तो -17 हो जाएगा और 38, और ब्रैकेट में है ये। अब यहाँ पे घटा देंगे, 38 में 17 को घटा देंगे, ये 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना आ गया 21। अब ये पूरे ब्रैकेट को हल किए कितना आ गया 21 आया, और ये बाहर में है 45, तो हो जाएगा 45, और बचा यहाँ पे 21 बचा था, और यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस। 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो फाइनली कितना आएगा इसका आंसर, ये मान जो है 24 आएगा। 24 किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 या 24, तो इसका मान कितना आ जाएगा 24। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1800 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा वो फाइंड करना है। इसमें जो है बताना है कि जो है ये 1800 में किसका गुणा करे जिससे ये जो 1800 क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका जो स्क्वायर रूट क्या है उसको बताना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया संख्या, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 5। जैसे हम 1800 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और ये 00, तो कितना हो गया ये 3600, और 3600 एक क्या है पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये पूर्ण वर्ग है। अब इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ये हो जाएगा 60 गुणा में 60 का पेयर बनेगा 6 छक्के 36 और 1 1 2 0, मतलब कितना ये पेयर बन जाएगा 60 का, तो 60 का पेयर बन रहा है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 60 60। अब यहाँ पे जैसे 5 दिया तो 18 5 90 करेंगे तो हो जाएगा 900, और 900 का कितना होगा ये, यदि हम उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे 30 गुणा में 30 होगा, और 30 का जो है बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा इसका जो स्क्वायर रूट है, सॉरी जो हाँ स्क्वायर रूट कितना होगा इसका 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 वाला डी दिया है इसमें 30 नहीं है 50 है, ये डी वाला हट जाएगा, और यहाँ पे छोटी से छोटी बोला गया इसलिए 5 को नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे 2 को, और 2 में जो है क्या है 60 60, तो 60 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संख्या कितना हो जाएगा 2 होगा, मतलब ये 1800 में 2 का गुणा करेंगे जिससे 3600 हो जाएगा, और उसका जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी भाषा का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर नीचे दिए गए वर्गों को मुख के भीतर मतलब कर्ण से शुरू होकर ओष्ठ तक के स्वाभाविक पदक्रम या वैज्ञानिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसको जो है कंठ से शुरू होकर ओष्ठ तक के जो क्रम में व्यवस्थित करना है, जो वर्णमाला हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन का उच्चारण दिया है उसको। तो पहले इसमें जो उच्चारण होता है ये क वर्ग, जो कंठ से उच्चारण होता है, कंठ है, कंठ के बाद आता है तालव्य, ये तालव्य जो होता है कंठ के बाद जो है तालव्य, ये च वर्ग आ जाएगा दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हो जाएगा ये, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये तालव्य जो कि च वर्ग वाला है। च वर्ग के बाद जो आता है ये मूर्धन्य, ये हो जाएगा ट वर्ग मूर्धन्य, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। मूर्धन्य के बाद आता है ये दंत्य, ये हो जाएगा त वर्ग दंत्य में आ जाएगा, ये हो जाएगा चौथे में। और फिर पाँचवें में आता है ओष्ठ या ओष्ठ, ये हो जाएगा प वर्ग वाला, ये पाँचवें में हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये एस, दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा टी, और चौथे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में एस, तो ऑप्शन जो है सी में नहीं है, सी हटा दिए। एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा। क्यू के बाद टी, क्यू के बाद टी, ये ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा एस, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद टी, टी के बाद पी, पी के बाद आर, ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है तत्सम से तद्भव बनने के विकास क्रम या भाषाई कालक्रम के आधार पर नीचे दिए गए भाषाई चरणों को प्राचीन से नवीन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें प्राचीन में पहले क्रम पे आ जाएगा ये ये वैदिक संस्कृत। तो जो है वैदिक संस्कृत हो जाएगा पहले नंबर पे। वैदिक संस्कृत के बाद आ जाएगा जो ये उसके बाद के जो है ये लौकिक संस्कृत, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आ जाएगा ये प्राकृत, ये हो जाएगा प्राकृत, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और प्राकृत के बाद हो जाएगा अभ्रंश, ये हो जाएगा चौथे में। और फिर अंत में या जो आधुनिक में या नवीन में क्या आ जाएगा ये आधुनिक हिंदी, ये हो जाएगा पाँचवें में। शुरू में हो जाएगा आर, फिर टी, फिर पी, पी के बाद एस, एस के बाद क्यू। शुरू में आर, तो ऑप्शन जो है सी में नहीं है, सी हटा दिए। आर के बाद टी, ये डी में नहीं है, डी हट जाएगा। टी के बाद पी, टी के बाद पी, ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और पी के बाद एस, एस के बाद क्यू, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है हिंदी व्याकरण के मानक पदक्रम के नियमों के अनुसार एक पूर्ण सकर्मक वाक्य में पदों के सामान्य विन्यास या क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है ये विस्मयबोधक या संबोधन यदि वाक्य में हो, तो जो है यदि विस्मयबोधक चिन्ह हो तो उस कंडीशंस में पहले आ जाएगा जो विस्मयबोधक या संबोधन है, ये पहले पे आ जाएगा, ये हो जाएगा पहले पे। इसके बाद जो है कर्ता आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता जो है दूसरे नंबर पे, कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता या सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा ये क्रिया विशेषण या जो एडवर्ब, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और एडवर्ब के बाद जो है कर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे कर्म। और कर्म के बाद जो है अंत में क्या आता है, इसमें क्रिया आता है। हिंदी व्याकरण में सबसे अंत में क्या आता है, क्रिया। तो क्रिया हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा टी, टी के बाद जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये आर, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एस, और लास्ट में हो जाएगा ये पी। शुरू में टी, तो ऑप्शन ए और डी में नहीं है, ए डी को हटा दिए। टी के बाद जो है क्यू, टी के बाद क्यू, बी सी दोनों में है। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। आर के बाद एस, एस के बाद पी, ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है रूढ़िवादी और आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिशु के भाषा विकास के प्रारंभिक चरणों, भाषाई अर्जन के चरण को उनके प्रकट होने के सही आयु कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है जो शिशु के जो भाषा विकास के जो क्रम है उसको अरेंज करना है पहले से बाद की ओर में। इसमें जो है सबसे पहले बच्चा जो है रुदन या रोना जो है ये स्टार्टिंग में होता है, ये जो है जन्म के समय। ये जो है रुदन या रोना ये जन्म के समय होता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर आगे जो है बच्चा जो है 6 सप्ताह की हो जाता है, 7 वीक, उस कंडीशंस में बच्चा जो है कुकना, मतलब जो है ये ध्वनि निकालने लगता है, जो है तरह तरह की ध्वनि, जैसे जो बर्ड्स या पक्षी लोग निकालते हैं इसी जो है बच्चे जो है कुकने लगते हैं, तो हो जाएगा तरह तरह की आवाज़ निकालना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे कुकना। कुकना के बाद जो है ये छोटा छोटा ये शब्द जो है मतलब
जैसे बाबा हो गया, मामा हो गया, ये बबलाने सीख जाता है तो हो जाएगा ये लगभग 6 माह की आयु में सीखने लगता है। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे बबलाना। और बबलाना के बाद जो है बच्चे एक शब्दी चरण मतलब जैसे घर हो गया, मामा हो गया, मम्मा, तो ये जो है बच्चा जो है छोटा छोटा जो है शब्द ये एक शब्दी चरण जो है सीखता है। और ये जो है लगभग 1 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में सीखने लगता है। ये हो जाएगा ये चौथे नंबर पे। फिर जो है ये 18 से 24 माह की आयु में, 18 से 24 माह की आयु में फिर ये 2 शब्दी भाषाई चरण सीखने लगता है। तो हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा आर 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये क्यू, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये एस, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, चौथे नंबर पे हो जाएगा ये टी और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यू, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी हटा दिए। क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। एस के बाद पी, एस के बाद पी, डी में नहीं है, डी हट जाएगा। पी के बाद टी, टी के बाद आर, तो ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कमांड निष्पादन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है डेटा प्रोसेसिंग है उसके दौरान जो कमांड निष्पादन है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले क्रम पे आता है फेज। फेज में क्या हो, जो निर्देश है, प्राप्त निर्देश है, तो इसमें जो है इसके माध्यम से, फेज के माध्यम से क्या होता है, निर्देश प्राप्त होता है। अब जो प्राप्त निर्देश है उसके अर्थ को समझना और समझकर उसको डिकोड करना, तो हो जाएगा डिकोड करना। ये दूसरे नंबर पे। पहले क्रम पे क्या हुआ, फेज में निर्देश हमें प्राप्त हुआ, मतलब जो ये सिस्टम को निर्देश प्राप्त हुआ डेटा प्रोसेसिंग के दौरान। अब ये प्राप्त निर्देश को क्या करेगा, ये उसके अर्थ को समझेगा और उसके अर्थ को समझ कर डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको क्रियान्वित करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कि जो निर्देश है उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हो जाएगा तीसरे क्रम पे। अब ये एग्जीक्यूट करके बाद जो है जो हमें परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसको क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। हो जाएगा चौथे क्रम पे स्टोर करना। पहले क्रम पे आ जाएगा ये के फेज, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये डिकोड जे, और डिकोड के बाद ही हो जाएगा एग्जीक्यूट एल, और लास्ट में हो जाएगा एम। शुरू में के, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। के बाद जे, के बाद जे, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के बाद जे, जे के बाद एल, एल के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रिंटरों को उनकी सामान्य प्रिंटिंग गति धीमी से तीव्र के क्रम में के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है, जो प्रिंटिंग है उसके स्पीड के आधार में, प्रिंटर है उसके स्पीड है उसके आधार में, उसके बेस्ड में। इसमें जो है सबसे क्या बोला गया है, धीमी से तीव्र की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, धीमी गति से धीमी से तीव्र की ओर। इसमें जो है सबसे धीमी गति का कौन सा हो जाएगा, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सबसे धीमी गति का हो जाएगा। तो हो जाएगा पहले नंबर पे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद जो है ये इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। इंकजेट और लाइन प्रिंटर दोनों का लगभग समान रहता है, लेकिन जो है ये इंकजेट के कंपेयर में लाइन का थोड़ा स्पीड रहता है। ये हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर जो है दूसरे नंबर पे, और इंजेक्ट के बाद हो जाएगा ये लाइन प्रिंटर तीसरे नंबर पे, और ये जो लेज़र प्रिंटर है ये पेज को पूरा प्रिंट करता है। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे लेज़र प्रिंटर। पहले नंबर पे हो जाएगा ये के, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम, और चौथे नंबर पे हो जाएगा जे। शुरू में के, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए। के बाद एल, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और एम के बाद लास्ट में जे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टमों को उनके प्रथम रिलीज या आगमन वर्ष के अनुसार काल अनुक्रमिक पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है विभिन्न, उसके जो रिलीज होने के जो सन है या वर्ष है उसके आधार पे इसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है पुराने से नए के क्रम में। इसमें जो जे दिया गया है MS-DOS, ये जो है MS-DOS जो है DOS, ये कब आया था, ये लगभग आया था 1981 के आसपास आया था, डेवलप हुआ था, ये रिलीज हुआ था 1981 के आसपास। ये जो MS-DOS है वो, इसका जो ये के दिया है विंडोज़ 95 या विंडोज़ जो है 95,
ये कब आया था? ये लगभग आया था 1995 के आसपास। ये हो जाएगा 1995। उसके बाद जो लिनक्स कर्नल जो है लिनक्स कर्नल, ये कब आया था? ये लगभग 1991 के आसपास आया था। उसके बाद ये एम में दिया है विंडोज एक्सपी, तो जो विंडोज एक्सपी ये कब आया था? ये लगभग 2001 में आया था। इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे क्या रही है? 1981 वाला, तो शुरू में हो जाएगा जे। इसमें शुरू में हो जाएगा जे 1981 वाला। 1981 के बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? ये 1991 वाला एल, और उसके बाद ये 1995 वाला के, और लास्ट में हो जाएगा 2001 वाला ये एम। शुरू में जे, ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए। जे के बाद एल, जे के बाद एल, बी में नहीं है, बी बैठ जाएगा, और एल के बाद के के बाद एम, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित ऑप्टिकल और फ्लैश स्टोरेज मीडिया को उनकी मानक संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी के बढ़ते क्रम में कम से अधिक में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, जो है इसको जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, कम से अधिक की ओर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो जे में दिया है डीवीडी सिंगल लेयर, जो डीवीडी सिंगल लेयर, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? 4.7 GB, 4.7 GB होता है। और डबल लेयर में कितना होता है? ये लगभग 8.5। डबल लेयर में ये 8.5 GB का होता है, और सिंगल लेयर में ये 4.7 GB का। ये सिंगल लेयर का बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 4.7 GB। सेकेंड दिया है के सी डी की कैपेसिटी कितना होता है? लगभग ये 700 MB के आसपास रहता है, ये 700 MB के आसपास सी डी जो है। उसके बाद जो दिया है ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क इसकी जो कैपेसिटी कितना होता है? इसकी जो कैपेसिटी होता है 25 GB रहता है ब्लू रे डिस्क का। उसके बाद जो एम में दिया है पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का जो रहता है ये 32 GB, 64 GB, और आगे और आता है ये टेराबाइट में भी आता है। यहाँ पे जो है 32, 64 GB और टेराबाइट में भी रहता है पेन ड्राइव। अब इसको क्रम में अरेंज कर लेंगे, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से अधिक की ओर, ये इसी को बोला जाता है अवरोही क्रम। तो ये पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ये 700 MB वाला, कम से अधिक की ओर अरेंज करना है, तो 700 MB वाला जाएगा के पहले नंबर पे। 700 के बाद कौन सा दिख रहा है? ये 4.7 GB वाला, ये जे के बाद हो जाएगा जे। उससे अधिक कौन सा? ये 25 वाला, ये हो जाएगा एल, और लास्ट में हो जाएगा एम। शुरू में आ जाएगा के जो है जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। के के बाद जे, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये के बाद हो जाएगा जे के बाद एल के बाद एम, तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, सूचना खोजने की प्रक्रिया के दौरान एक यूजर द्वारा किए जाने वाले कार्य को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सूचना हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जो है एक यूजर द्वारा किए जाने वाले जो कार्य की जो तार्किक क्रम है उसको बताना है, लॉजिक क्रम को। इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे क्या करेंगे? जो यूजर द्वारा वेब ब्राउज़र में सर्च क्वेरी या कीवर्ड्स टाइप करना। तो जो है जो वेब ब्राउज़र, जैसे क्या हो गया? क्रोम का वेब ब्राउज़र हो गया। अब क्रोम के वेब ब्राउज़र में गए हम, और कीवर्ड्स जैसे हम सीजी वेपम ये क्या किए? सर्च किए। ये जो है सीजी वेपम क्या हो गया? ये कीवर्ड्स हो गया, ये टाइप किए। तो हो जाएगा पहले नंबर पे हम वेब ब्राउज़र में जाएंगे और सर्च क्वेरी में कीवर्ड्स क्या सर्च करेंगे, जैसे क्या है कीवर्ड टाइप करेंगे सीजी वेपम। अब ये जो है सीजी वेपम हम टाइप कर लिए। अब हमें जो आगे क्या मिलेगा? जो सर्च इंजन के स्पाइडर या क्लोरर द्वारा वेब पेजों को खंगालना। अब जो है ये सर्च इंजन के जो स्पाइडर या क्लोरर है जो हम डिमांड किए हैं, जैसे हम ये जो सीजी वेपम कीवर्ड्स टाइप किए हैं और उसके बाद उसको सर्च कर लिए, तो ये जो सीजी वेपम जो क्या हो गया? एक क्लोरर या वेब जो क्लोरर द्वारा क्या करेगा? जो वेब पेजों द्वारा क्लोरर द्वारा वेब पेजों को खंगालना, मतलब वो जो है क्लोरर के थ्रू या स्कैनर के थ्रू क्या करेगा? सीजी वेपम करके वो खंगालेगा, मतलब उसको सर्च करेगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब ये जो है सर्च कर लिया। अब सर्च करके हमें जो परिणाम मिलेगा, रिजल्ट, तो क्या होगा? सर्च इंजन द्वारा इंडेक्सिंग के आधार पर परिणाम प्रदर्शित करना। अब जो है सर्च इंजन के द्वारा क्या होगा? जो इंडेक्सिंग, जैसे हम सीजी वेपम करके सर्च किए, तो उसका जो परिणाम है, रिजल्ट जो है आ जाएगा, जो प्रदर्शित करेगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है प्रदर्शित किया। अब जो है यूजर द्वारा प्रासंगिक हाइपरलिंक पर क्लिक करके वांछित जानकारी प्राप्त करना। अब जो है ये हाइपरलिंक पे ये जो आएगा लिंक, उस पर हम जो है चले जाएंगे और हमें वांछित जो जानकारी है, डिमांड है, इसमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा
चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये के, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा जे और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में के, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। ए और डी को हटा दिए, के बाद एल, के बाद एल, डी में नहीं है, बी में हट जाएगा और एल के बाद जे, जे के बाद एम। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।